ईरान के साथ अमेरिका इजरायल की जंग को 35 दिन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि जंग अभी नहीं थमेगी। अब 72 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़े खतरे के संकेत मिलने लगे हैं, और वो एक संकेत नहीं बल्कि 3 संकेत हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिसके बारे में शायद ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि संकेत अमेरिका और ट्रंप की तरफ से आए हैं। पहला संकेत है, ट्रंप ने ईरान का खराज ब्रिज उड़ाने के बाद ईरान को समझौता न करने पर मिटा देने की धमकी दी। दूसरा संकेत, अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की चेतावनी। और तीसरा संकेत, 6 अप्रैल वाली डेडलाइन। इन संकेतों के बाद लग रहा है अमेरिका 72 घंटे में सबसे बड़ा अटैक करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट में लिखा, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए अब समझौता करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वहीं ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 6 अप्रैल तक होने वाले हमले रोके थे, लेकिन जैसे ही डेडलाइन पूरी होगी, अमेरिका ईरान पर हमला कर उसे तबाह करने की कोशिश में लग जाएगा। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान मान जाएगा तो वो अच्छा देश बनेगा, नहीं तो वो देश ही नहीं रहेगा। ईरान में अब टारगेट पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 ब्रिज को निशाना बनाया है। निर्माणाधीन पुल को एयर स्ट्राइक कर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया गया है, जहां हमले की वजह से इलाके में धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। एक के बाद एक कई हमले से पूरा इलाका दहल गया। हमले के बाद चीख पुकार मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोग भागते नजर आए। पुल के कई हिस्सों पर टारगेटेड हमले किए गए। हमले के बाद पूरे इलाके में काले बादल छा गए। वहीं हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पोस्ट कर कहा, नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरानी सरेंडर करने के लिए विवश नहीं होंगे। दरअसल इस पुल को कई मायनों में तेहरान के लिए बेहद खास माना जाता था। ये ईरान का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। इसकी ऊंचाई लगभग 447 फीट थी। ये तेहरान और करज को जोड़ने वाले एक प्रमुख रास्ते का हिस्सा था। यातायात नेटवर्क के लिए भविष्य की एक लाइफलाइन माना जाता था। हमला उस समय हुआ जब वहां नेचर डे मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। कई खबरों के मुताबिक इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और लगभग 95 लोग घायल हुए। हमले के बाद अब ईरान बौखला गया है। वहीं ईरान के B1 ब्रिज पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 प्रमुख पुलों की एक सूची जारी की है, और इसमें अमेरिका इजरायल के हमले के बाद जैसे को तैसा जवाबी कार्रवाई का संकेत भी माना जा रहा है। इसमें कुवैत का 36 किलोमीटर लंबा शेख जाबेर अल अहमद अल सबा ब्रिज शामिल है, जिसे देश की उत्तरी लाइफलाइन माना जाता है। इस लिस्ट में किंग फहद काजवे भी शामिल है, जो सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है। यूएई में अबू धाबी के 3 बड़े पुल शेख जायद, अल मख्ता और शेख खलीफा ब्रिज भी इस लिस्ट में है, जो आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ते हैं। जॉर्डन के पुल भी खतरे में है। जॉर्डन में किंग हुसैन ब्रिज, दमिया ब्रिज और अब्दौन ब्रिज को इस सूची में शामिल किया गया है। ये पुल जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच आवाजाही और अम्मान शहर के ट्रैफिक के लिए बेहद जरूरी है। ये लिस्ट साफ संकेत देती है कि युद्ध का दायरा अब आगे और बढ़ सकता है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान का कराज में मौजूद पुल तबाह हो गया है, और इसके बाद ट्रंप ने समझौता करने की चेतावनी दी है। लेकिन ट्रंप की वार्निंग का ईरान ने जवाब भी दे दिया है और सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका हमलों के लिए तैयार है। चेतावनी के साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद पुलों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें अबू धाबी के 3, जॉर्डन के 3, सऊदी अरब और कुवैत के एक पुल को टारगेट करने की चेतावनी दी गई है। यानी ईरान ने टारगेट सेट किए हैं और उनकी जानकारी भी दे दी है। ईरान की ये चेतावनी ट्रंप की उस धमकी के बाद आई है, जिसमें वो ईरान को समझौता न करने पर आगे भी कुछ होने की धमकी देते नजर आए। और ईरान का पलटवार वाली वार्निंग अमेरिका और इजरायल के लिए बहुत टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है। चाहे यूनिवर्सिटी का बदला यूनिवर्सिटी पर अटैक करके लेना हो, या फिर इंडस्ट्रियल ठिकानों का बदला अमेरिकी इजरायल के इंडस्ट्रियल इलाकों में अटैक करके लेना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल यानी स्टोन एज में भेजने की धमकी दे दी है। ईरान ने करारा जवाब देने का प्लान भी बना लिया है, और लगे हाथ उसने यूएई में अमेरिका के AI सेंटर पर हमले की धमकी दे दी। अगर अमेरिका सुपर ताकत है तो ईरान भी इस वक्त धधकते ज्वालामुखी से कम नहीं है। ट्रंप की हर एक धमकी पर ईरान धमाकेदार जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दी है, तो जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका टेक कंपनियों पर तबाही मचाने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ी धमकी दी है। ईरान का दावा है कि यूएई में अमेरिका का 1 गीगावाट के स्टारगेट AI डेटा सेंटर उनकी मिसाइलों के टारगेट पर है। वो जब चाहे ट्रिगर दबाकर वहां तबाही मचा सकती है। बकायदा ईरान ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अमेरिकी गलती से भी उनके एनर्जी और पावर प्लांट पर हमला करेगा, तो जवाब में अमेरिका की तकनीकी ताकत को भी ईरान धुआं करने से पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 35 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग और घातक और भीषण होती जा रही है।
ईरान ने अब इजरायली इंडस्ट्रीज में खुर्रम वाली तबाही मचाई है, लेकिन इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक ईरान अभी भी मजबूत है और खतरा बड़ा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से अलग है जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की आर्मी और नेवी को खत्म कर दिया। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान के तकरीबन आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सेफ हैं, जबकि हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइल ऑपरेशनल हैं। ईरान के ये हथियार अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में हैं, जिन्हें पूरी तरीके से नष्ट करना बेहद मुश्किल है। ईरान भी लगातार हमले कर अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल के शहर पेटाह तिक्वा में मिसाइल अटैक किया, क्योंकि ईरान के स्टील प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में बदला लेने के लिए ईरान ने पेटाह तिक्वा को निशाना बनाया। वीडियो में ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में मौजूद एक बिल्डिंग के पास जाकर गिरती है। अटैक के बाद धमाका इतना तेज था कि दूर लगा सीसीटीवी कैमरा भी पूरी तरीके से हिल गया। इस हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं जंग के बीच ईरान के एक दावे से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अब दावा कर दिया है कि वो अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराता आया है और आगे भी गिराएगा। IRGC ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया कि F-35 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है, लेकिन अमेरिकी पायलट खुद को बचाने में कामयाब हुआ है। आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमान बेहद ही खतरनाक और आधुनिक किस्म का फाइटर जेट है, जो किसी भी परिस्थिति में उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे पोस्ट करके फर्जी बताया है। कहा, हॉर्मूज पर अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 को गिराने का दावा गलत है। IRGC ने कई बार ऐसे फर्जी दावे किए हैं। इससे पहले 19 मार्च को ईरान ने अमेरिकी F-35A फाइटर जेट को गिराने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में विमान पर हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके क्रैश होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं देर रात ईरान ने इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया और लगातार बम बरसाए। हमले की वजह से पूरे इजराइल में सायरन की आवाज भी सुनी गई। अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल पर हमले करने का पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसका सबूत ये तस्वीर है। देर रात ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के शहर पेटाह तिक्वा पर टारगेट किया है। हमले के बाद का वीडियो बेहद विध्वंसक दिखाई दे रहा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनी जा रही है। ये हमला इतना ज्यादा तेज था कि घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे धमाके की गूंज से हिल उठे। दरअसल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली ड्रोन फैक्ट्री की छत को भेद दिया गया है। आपको बता दें कि एरोशो, जो कि इजराइल की UAV बनाने वाली कंपनियों में से एक है और इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ड्रोन बनाती है, यह हमला सीधे उनके फैक्ट्री को निशाना बनाकर किया गया है। हमले की वजह से पूरे इलाके में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। तो वहीं ईरान ने हमले के बाद इजराइल को एक मैसेज भी दिया कि रात भर इजराइल में सायरन बजते रहेंगे। वहीं इजराइल के हाइफा में भी क्लस्टर बम की वजह से हमले किए गए, जिससे गाड़ियों पर छर्रे और धमाके का मलबा गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई है और अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से पहले अमेरिका ने जो टारगेट सेट किए थे, क्या वो अब तक हासिल नहीं हुए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीच युद्ध में अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ और 2 अन्य सैन्य अधिकारियों को अचानक ही हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही रात में बड़ा फैसला लेते हुए आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाकर रिटायर होने का आदेश दे दिया। उनकी जगह जनरल क्रिस्टोफर लानेव को कार्यवाहक आर्मी चीफ बनाया गया है। इतना ही नहीं, 2 और आर्मी जनरल को पद से हटा दिया गया है। अब सवाल है कि युद्ध के बीच ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इस फैसले के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? दरअसल ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप अपनी पूरी सुरक्षा टीमों को बदलकर नए और भरोसेमंद लोगों को कमान सौंपना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसलिए ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बिल्कुल नए सिरे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप के मिशन को पूरा करने के लिए नए और भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। ट्रंप से हामी मिलते ही हेग्सेथ ने सबसे पहले आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की छुट्टी कर दी, फिर 2 और आर्मी जनरल को पद से हटा दिया। खबर तो यहाँ तक है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल भी हटाए जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और कौन कौन वो अधिकारी हैं जिन पर से ट्रंप का अब भरोसा उठ गया है? सबसे पहले ट्रंप ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया, उन्हें जबरन रिटायर्ड करा दिया। इसके अलावा जनरल डेविड होडने को छुट्टी कर दी उनकी, जो ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के प्रमुख थे। वहीं ट्रंप ने आर्मी चैपलिन के प्रमुख जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया। इसके अलावा FBI डायरेक्टर काश पटेल से भी ट्रंप खुश नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनको भी हटाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन खतरनाक होती जा रही है। पहले इराक ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, तो अब अमेरिका ने इराक में ईरान के समर्थकों के ठिकानों को तबाह कर दिया।
ये तस्वीरें इराक के अनबार प्रांत इलाके की है, जहां अमेरिकी वायुसेना की जेट भयंकर तबाही मचा रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर एक के बाद एक विनाशकारी हमले किए गए। ईरान समर्थित मिलिशिया पोजीशंस में जमकर बम दागे गए, जिससे पहले धमाका हुआ और फिर धुएं के गुबार उठने लगे। ये धुआं इतना भयंकर था कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। अभी तक हमलों में नुकसान और हताहतों की संख्या में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इन हमलों से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और ये स्ट्राइक्स इराक और अमेरिका के बढ़ते तनाव का नया और खतरनाक अध्याय साबित हो सकता है। समुद्र में भारत की ताकत पहले से और अधिक मजबूत हो गई है। भारत का नया सिकंदर INS तारागिरी अब समुद्र की लहरों पर सवार हो गया है। INS तारागिरी को ऐसे समय में नौसेना में शामिल किया गया है जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई। ये INS तारागिरी है, यानी समंदर में भारत की वो ताकत जो दुश्मन को समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि आसमान में भी ढेर करने का मादा रखती है। ये इंडियन नेवी का वो प्रहरी है जो समंदर की लहरों पर सवार होकर दुश्मनों का काल साबित होगा। तारागिरी समुद्री सीमाओं पर दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने में सक्षम है। ये समंदर में नेवी की फौलादी ताकत है। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। चलिए अब आपको INS तारागिरी की खासियत बताते हैं। तारागिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। तारागिरी में एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। वहीं ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी लैस है। साथ ही एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो भी है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर राघव चड्ढा को पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा में बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर खाने की खींचतान को एक बार फिर सतह पर ला रहा है। पार्टी के फैसले के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट किया, कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव ने वीडियो में आम आदमी पार्टी की अच्छे से क्लास लगाई है। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई है। राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहते। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? उत्तराखंड के नैनीताल में बीजेपी विधायक के बेटे को सत्ता का रौब दिखाना भारी पड़ गया। नैनीताल SDM ने विधायक की बेटी की अकड़ 1 मिनट में ठंडी कर दी, साथ ही विधायक की गाड़ी भी जब्त कर ली। इस दौरान विधायक का बेटा SDM से ऐसा नहीं करने की मिन्नत करता रहा। इस बीच सड़क पर कार खड़ी होने की वजह से इलाके में जाम जैसी स्थिति बन गई। बीच सड़क मामले में वाद विवाद हो रहा था, लेकिन विधायक के बेटे की बात SDM ने नहीं मानी। दरअसल ये कार जहानाबाद से बीजेपी विधायक राजेंद्र पटेल की है और कार में उनका बेटा बैठा था। गाड़ी पर हूटर लगा हुआ है, वही कार के आगे वाली कांच पर विधायक वाला स्टिकर भी है। नैनीताल के मॉल रोड पर हूटर बजाते हुए कार लेकर जा रहा था। इसी बीच वहां से गुजर रहे SDM ने उसे हूटर बजाने की वजह पूछी तो बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद SDM ने विधायक की गाड़ी को सीज कर दिया। उत्तर प्रदेश के सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कोरी बिजली विभाग में घूसखोरी को लेकर बुरी तरह बिफर गए और इसके बाद उन्होंने SDM के सामने ही सरेआम एक कर्मचारी की क्लास लगाई। विधायक अशोक कोरी बिजली से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान जब उनकी नजर छतोह के SDO पर पड़ी और वो भड़क गए। इनकी इतनी शिकायतें हैं, ये तो इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ इसके बाद सभागार में बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। विधायक जीतने में नहीं रुके। सरकार के मंत्री लोग काम नहीं करना चाह रहे, योगी जी की सरकार की भंग दिखा रहे हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारी हमको नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र में। और इतनी घूसखोरी जिसकी हद नहीं, नरक बचा लिया इन्होंने। निजी स्कूलों में कैसे अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। जी न्यूज की मुहिम के बाद कई राज्य जो सरकारों ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन अभी भी तमाम शहरों से निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें हमें मिल रही हैं।
ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। महंगी किताबों की लिस्ट पेरेंट्स को थमा दी गई है और खास दुकान से ही किताबें खरीदने को कहा गया है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ तो भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि हर दुकानों पे अवेलेबिलिटी हो जाए बुक्स। राजस्थान के जोधपुर में भी स्कूल खुलते ही अभिभावकों की जेब पर स्कूलों की मनमानी भारी पड़ गई। सरकारी स्कूल में मिलने वाली 700 रुपए की किताबें 5 से 7,000 रुपए में मिल रही हैं। जैसे जैसे स्कूल की फीस होती है 4,000 का आता है, 5,000 का आता है, जो किट होता है बुक भी उनके साथ ही मिलती है। राजस्थान सरकार सख्त कदम उठाने की बात कर रही है और किताबों के नाम पर लूटते हैं वो ठीक नहीं है। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी सीमाओं से आगे न बढ़े। ऐसा मामला बिहार से भी सामने आया। यहाँ भी स्कूलों ने फीस के साथ साथ किताबें और स्कूल ड्रेस में 20 से 25% की बढ़ोतरी से पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी। इस किताब की जो कीमत है वो 455 रुपए की है और ये NCERT की ये किताब है। इसकी कीमत देखे क्योंकि इसकी कीमत 65 रुपए। जब तक स्कूलों की मनमानी नहीं रुकती है, देश भर में प्राइवेट स्कूलों की वसूली पर एक्शन नहीं होता है, जी न्यूज अपनी मुहिम जारी रखेगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाए रखने के मामले ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां इस मामले में AIMIM के नेता मफकरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेताओं की भी भूमिका सामने आई है। वहीं पुलिस ने AIMIM नेता को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसे बंगाल पुलिस ने एयरपोर्ट से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक इस्लाम ने ही विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर भीड़ को भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस ने ISF लीडर मौलाना शाहजहां अली समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव में शामिल होने का आरोप है। हमला अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। वहीं इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा कि ममता बनर्जी के रहते वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी। जहां एक तरफ बीजेपी इसके लिए ममता बनर्जी को निशाना बना रही है, तो वहीं AIMIM और ISF जैसे संगठन बंगाल सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। असम के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी धमाकेदार एंट्री की। चुनावी प्रचार की बागडोर संभालते हुए उन्होंने घुसपैठ, दंगे और लैंड जिहाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। असम में चुनावी रैली करते हुए योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता को यूपी में जीरो टॉलरेंस वाली पिक्चर दिखा दी। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। योगी के इसी अंदाज को देखने के लिए बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त क्रेज है। दो बार बोला है तो करके देखा है। कौन सा काम उनका अच्छा लगता है? देश के लिए जो करता है वही अच्छा लगता है। देश के लिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो बहुत खुश है। वही उत्तर प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं आसाम में, हम इतना दूर से आए उनको देखने के लिए, हम बहुत खुश हैं। योगी ने असम की चुनावी बिसात में सनातनी हुंकार भरते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर सियासी तीर चलाए। योगी ने कहा कि उनकी डबल इंजन सरकार असम को घुसपैठ का हिस्सा नहीं बनने देगी। सिलेंडर की कालाबाजारी और अफवाह का जाल पूरे देश में फैल चुका है, तभी तो गैस एजेंसियों के बाहर अभी भी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग परेशान दिख रहे हैं। झारखंड के खूंटी में सरकार के तमाम दावों के बाद लोग सिलेंडर समस्या से जूझ रहे। हद तब हो गई जब लोग रात में भी एजेंसी के बाहर सिलेंडर की लाइन लगाए देखे गए। यहाँ एक दो नहीं बल्कि रात के अंधेरे में कई लोग सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरे रात जग के हमारी पूरे स्थिति पूरा हमारी खराब होती जा रही है। पूरे नींद आंखें पूरी हमारी रेड होते जा रही है, लेकिन गैस नहीं मिला। लेकिन गैस हमारी। आप देख सकते हैं अफवाह और कालाबाजारी ने लोगों को पैनिक कर दिया, जिससे सिलेंडर मिलने में परेशानी आ रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। 13 तारीख को सिलेंडर ले गए और कल फिर आ गए सिलेंडर लेने। निमट गए इतने सिलेंडर। सुना आपने लोग कैसे सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में सिलेंडर नहीं मिलने के कारण गुस्साए लोगों ने सिलेंडर उठाकर फेंक दिए। कुछ तो अफवाह का असर है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी ये माना है कि गैस की कमी है, गैस की किल्लत है, लेकिन ऐसे में अफवाह का फायदा उठाकर लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर में कब्रिस्तान की जमीन पर 12 साल पहले बने अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रशासन ने मस्जिद की देखरेख करने वालों पर 40 लाख का जुर्माना लगा दिया है।
साथ ही मुतवल्ली आलम को 3 दिन में जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए गए। दरअसल 30 मार्च को ही पुलिस प्रशासन ने इलाके में अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 3 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो वहीं मस्जिद के मुतवल्ली को अतिक्रमण हटाने के लिए आए गए खर्च के लिए 49 लाख रुपए का बिल थमाया गया। इसके साथ ही 1 महीने का समय भी दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मस्जिद गिराने की कार्रवाई में 3 बुलडोजर के इस्तेमाल, PAC बल और कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी भरपाई अब मस्जिद के मुतवल्ली से की जाएगी। तकरीबन 1 दशक पुराने इस विवाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप भी अपने दांतों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो नकली हो और वो आपके दांतों को सुरक्षित रखने की बजाय उन पर गलत असर डाल रहा हो। क्योंकि राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के रैपरों और डिब्बों में सस्ते और नकली केमिकल मिला हुआ टूथपेस्ट भरा जा रहा था। इन नक्काली गैंग ने फैक्ट्री में इस तरह इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने रेड डाली तो 130 किलो नकली टूथपेस्ट मिला। 3000 से ज्यादा पेस्ट भरे ट्यूब और 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब जब्त किए हैं। इसके साथ ही टूथपेस्ट बनाने वाला सामान भी जब्त किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लगातार हरिओम मिश्रा से पूछताछ की जा रही है कि नकली टूथपेस्ट कहां पर बेचा गया है और कितनी कीमत पर वो बेचता था और जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कौन किया करता था। अब देखना होगा कि इस नकली गैंग के तार कहां तक फैले हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। गुनाह करने वालों पर 0 टॉलरेंस वाला चाबुक भी चल रहा है। कानपुर हो या फतेहपुर, अपराध करने वालों का बुलेट से हिसाब हो रहा है। ये बात अब कानपुर के लुटेरों को समझ आ गई होगी। लूट मामले में फरार चल रहे कामरान और शाहिद अफरीदी का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो गोली लगने पर दर्द से कराह उठे। फतेहपुर में 50,000 के इनामी बदमाश का भी योगी फोर्स की बुलेट ने हिसाब किया। पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की तो जवाब में दोनों पैर में गोली। वहीं मुजफ्फरनगर में अपनी 2 नाबालिग सौतेली बेटियों से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता का भी बुलेट से हिसाब किया गया। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। वाराणसी, फर्रुखाबाद, बांदा में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होटल में बिरयानी को लेकर युद्ध शुरू हो गया। ग्राहकों और होटल कर्मचारियों के बीच हुई इस लड़ाई में जमकर मारपीट हुई तो वहीं कुर्सी और लाठी डंडे भी चले। विवाद का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे बीच सड़क कुर्सियां और डंडे चल रहे हैं। जिसके हाथ जो लगा वो उससे दूसरे की पिटाई करने लगा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग होटल में बिरयानी खाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बोटी कम होने पर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहकों ने भी कुर्सियों और डंडों से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने होटल संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है। बोटी को लेकर हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रुदौली इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलर की शॉप में लूट हो गई। महिला ने तमंचे की नोक पर ज्वेलर्स की शॉप में चोरी कर ली और फिल्मी अंदाज में वहां से फरार हो गई। वीडियो में महिला साफ दिख रही है कि वो ज्वेलरी की दुकान में आती है, इधर उधर देखती है। उसके सामने एक आदमी बैठा रहता है, पास में ही सोने का हार और चेन खुली रखती है। तभी बुर्का पहने महिला ने अचानक से खुले में रखा सोने का हार और चेन को उठाया। हाथ में लिए बैग से तमंचा निकाला, दुकान वाले पर तान दिया। तभी मौका देखकर वहां से भाग गई। इसके बाद दुकान में मौजूद लोग उसके पीछे भागते हैं। दुकान के बाहर पहले से उसका साथी बाइक लेकर खड़ा था। महिला जैसे ही बाहर निकली, तुरंत बाइक पर बैठी दोनों वहां से फरार हो गए। जितनी तेजी से महिला फरार हुई थी, पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। ये यूपी है जनाब, यहाँ अपराधी कितना भी शातिर हो, योगी फोर्स से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। झारखंड के गिरिडीह से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और 20 लाख की लूट करी और फरार हो गए। पूरी की पूरी घटना एक फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई, बिल्कुल फिल्म स्पेशल 26 की तरह।
ये गिरिडीह का धनवार बाजार है। वीडियो में दिख रहा है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 8 लोग उतरते हैं। एक काले कोट पैंट में है तो कोई पुलिस की वर्दी में। टीम में एक महिला भी शामिल है। गाड़ी से उतरकर रॉब के साथ ये 8 बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर दुकान पर मौजूद कारीगर से पूछताछ करने लगते हैं। बातों में उलझाकर करीब 20 लाख से ज्यादा के जेवर एक बैग में भरकर ले गए। फिर थाने चलकर पूछताछ की बात कहकर गाड़ी में बैठाया। थोड़ी दूर चलने पर बीच रास्ते कारीगर को गाड़ी से धक्का देकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। लेकिन वर्दी और पहचान के फर्जी खेल के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात के राजकोट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक आवारा गाय ने स्कूटी सवार युवक पर अचानक हमला बोल दिया और उसे करीब 2 मिनट तक अपने पैरों तले कुचला। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी से जा रहे युवक को पहले गाय रोकती है, फिर उसे टक्कर मारते हुए जमीन पर गिरा देती है। गाय यही नहीं रुकी, युवक को जमीन पर गिराने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। वो उसे अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है। युवक किसी तरह उसके पैरों के नीचे आने से खुद को बचाता है। इस दौरान एक और सांड वहां पहुंच गया, जिसके बाद आसपास के लोग युवक को बचाने के लिए पत्थर मारते हैं। गाय को दूर करने के लिए पानी फेंकते हैं, लेकिन गाय का गुस्सा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जाने कौन से जन्म का बदला जैसे ले रही हो। लगातार युवक पर हमले जारी रखती है। काफी संघर्ष के बाद युवक सरेंडर करता है, बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ लाठी डंडों के साथ लोग जुटे। डंडों से मारकर गाय को वहाँ से हटाया और युवक की किसी तरह जान बचाई गई। इस घटना के बाद इलाके में आवारा पशुओं की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण देखने को तो मिला कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहाँ एक महिला ने बिना सोचे समझे सड़क क्रॉस की और फिर जो कुछ हुआ वो आप देखिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला सिंगल लेन लेकिन बिजी हाईवे को पार करने की कोशिश कर रही होती है। सड़क पर लगातार गाड़ियों की आवाजाही हो रही होती है, लेकिन महिला जल्दबाजी में सड़क पार करने लगती है। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक सफेद कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि महिला हवा में उछलकर सड़क किनारे जा गिरती है। ये सीन देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत मौके पर दौड़ पड़ते हैं और महिला को उठाते हैं और इलाज के लिए अस्पताल भेजते हैं। यह वीडियो इतना डरावना है कि इसे देखने के बाद सिहरन होने लगती है और बार बार यही दिमाग में आता है कि अगर जरा सी सावधानी बरती जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। कर्नाटक के एक बस स्टैंड से बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक बेकाबू बस भीड़ के बीच घुस गई। इस हादसे में एक मासूम की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। पूरी घटना यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो कर्नाटक के गड़क बस स्टैंड का है, जहां सब कुछ सामान्य था। यात्री बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक बस बेकाबू होकर सीधे भीड़ की तरफ बढ़ती चली आती है। न ब्रेक न कोई कंट्रोल, बस लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। सामने टक्कर लगने से बस रुकती है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस हादसे में एक मासूम की भी बस के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सड़कों पर चलने वाली बसों की जांच नहीं होती? इसकी जवाबदेही कब तय होगी? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दोपहर को राजनगर एक्सटेंशन के हाई राइज इमारत के बी ब्लॉक के तीसरे फ्लोर पर अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और देखते ही देखते आग ने यहाँ विकराल रूप ले लिया। फ्लैट से धुएं का गुबार उठने लगा और धीरे धीरे यहाँ धुआं दूसरे फ्लैट तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिस वजह से पड़ोसियों को भी अपना घर खाली करना पड़ा और नीचे ग्राउंड पर जाना पड़ा। वहीं फ्लैट में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और घरेलू सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हादसा तो तब हुआ जब फ्लैट पर कोई नहीं था। फ्लैट पर ताला लगाकर परिवार वाले बाहर गए हुए थे। आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता। शुरुआती जांच में कोई विस्फोट या दुर्घटना का संकेत नहीं मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच तेल में आग लगी हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान इराक में तेल टैंक्स को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के ड्रोन हमले का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें बगदाद हवाई अड्डे के पास फ्यूल स्टोरेज टैंक से ईरानी ड्रोन टकराया है। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में ईरान का FPV ड्रोन पहले फ्यूल स्टोरेज टैंकों की जांच कर रहा है। वीडियो में देखिए, बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद कैंप विक्ट्री में तेल भंडार किया है, जहां ड्रोन एक एक टारगेट सेट कर रहा है। इसके बाद वो 4 बड़े फ्यूल स्टोरेज टैंक पर टारगेट लॉक करता है और फिर उससे जाकर टकरा जाता है। ड्रोन टकराने के साथ ही भीषण धमाका होता है। अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू होने के साथ ही ईरान की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को निशाना बनाना शुरू कर दिया था।
इसके बाद से ही ईरान कुवैत से लेकर इराक तक अमेरिका और इजराइल के तेल ठिकानों पर अटैक कर रहा है। एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेल रिफाइनरियों पर अटैक चिंता बढ़ाने वाला है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर पेट्रोल बम फूटा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी भरकम इजाफा किया गया। इससे आवाम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। इससे पाकिस्तान के लोगों को बड़ा झटका लगा है। नई दरों के अनुसार डीजल की कीमत 54.9% बढ़कर 520 रुपए से ज्यादा हो गए हैं और ये प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 42.7% बढ़कर अब 458 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया है। बात बात पर भारत को आंखें दिखाने वाले मुनीर और शहबाज के पाकिस्तान को देखिए, तेल संकट से किस तरह से ये जूझ रहे हैं। साथ ही वहां की आवाम भी उनका जमकर मजाक बना रही है। विरोध के लिए महिला गधे की सवारी कर रही है। पाकिस्तान में तो वर्क फ्रॉम होम और खाली स्टेडियम में मैच तक कराए जा रहे हैं। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है और इस वजह से मौजूदा सरकार की काफी आलोचना हो रही है। आम लोग सरकार को जमकर कोसते नजर आए। ईरान इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स लगातार एरबिल में तबाही मचा रहे हैं। उसी तबाही का सबसे नया वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में ईरानी ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है, जहां कुर्दिस्तान में कैस्ट्रोल की गोदाम पर हमला हुआ, जो कमर्शियल केंद्र में से एक है। वीडियो में देखिए कैसे ड्रोन जाता हुआ दिख रहा है और फिर टारगेट पर हिट करते ही जोरदार धमाका होता है। उत्तरी इराक के एरबिल के करिजान इलाके में भी ड्रोन अटैक हुआ है। वीडियो में कई गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कोई शख्स मोबाइल से वीडियो बना रहा है और उसी दौरान ड्रोन आकर गिरता है और तेज धमाके की आवाज आती है। ईरान का टारगेट ठिकाने और कंपनियां हैं जो अमेरिका से जुड़ी हैं। ईरान ने इराक में ईरान विरोधी कुर्द PJAK और कोमला के ठिकानों पर हमला किया है। वीडियो में जोरदार धमाका दूर तक सुनाई देता है। आसमान में धुएं का गुबार बता रहा है कि ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा एरबिल पर हमले हो रहे हैं। इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां इजरायल ने हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है एक शांत पहाड़ी इलाका, हरे भरे खेत, कुछ इमारतें और पेड़। अचानक हवा से एक प्रेसिजन मिसाइल आती है, सीधे बिल्डिंग पर गिरी। पल भर में जोरदार विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठी, धुएं का घना बादल आसमान को ढक लेता है। इमारत पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये स्ट्राइक IDF की 146वीं डिवीजन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान 15 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को लोकेट किया, फिर इजरायली एयरफोर्स ने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी घटना में एक अलग सेल की एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी करते हुए मार गिराया गया। यह फुटेज दिखाता है कि IDF कैसे ग्राउंड इंटेलिजेंस और एयर पावर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह की धमकी को बेअसर कर रही है।